चीन और भारत एशिया के उभरते हुए वो शक्तिशाली देश है जिसको लेकर यूरोपीय देश भी आज के समय में परेशान है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि कोई भी एशियन कंट्री का वर्चस्व पूरे विश्व में फैले। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि चाइना ये चाहता ही नहीं है कि भारत उससे ताकतवर और महाशक्तिशाली बने, जिसके कारण से आज के समय में चाइना के द्वारा अनेकों षड्यंत्र भारत पर किए जाते हैं। फिर वो चाहे भारत की इकोनॉमी को डिस्टर्ब करके हो या फिर भारत और चाइना के जमीनों के विवाद से लेकर ही क्यों न हो, और भारत के पॉलिटिक्स यानी राजनीति में हस्तक्षेप करके ही क्यों ना हो। और भारत के इन सब इंटरनल चीजों पे हस्तक्षेप करने का मेन कारण एक ही है कि वो नहीं चाहता कि भारत विश्व गुरु बने या फिर दुनिया की पहली विकसित इकोनॉमी बने, जिसके वजह से ही आज के समय में चाइना और भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं। लेकिन अगर हम बात करें आज के समय में चाइना के इतिहास और भारत के इतिहास के बारे में, तो ये आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में डेवलप चाइना प्राचीन काल में भारत से उतना समृद्ध नहीं था। और जो आज के समय में हम चाइना से कुछ टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, एक जमाना ऐसा था कि चीन ने भारत से बहुत कुछ सीखा था, यानी चाइना ने भारत से ज्ञान, धर्म, संस्कृति के सूत्रों को ग्रहण किया था। और उस प्राचीन काल में भारत और चाइना के संबंध काफी मधुर थे। तो चलिए फिर आज बात करते हैं चाइना के इतिहास और संस्कृति पर भारत के इन्फ्लुएंस का। तो चाइना के इतिहास को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि चीन का भौगोलिक क्षेत्र क्या था, क्योंकि वर्तमान में हम जिसे चीन कहते हैं, असल में उसमें तिब्बत, ताइवान, मंगोलिया और तुर्कमेनिस्तान के कई हिस्से शामिल हैं। और प्राचीन काल में चीन से भारत के किसी भी क्षेत्र की सीमा लगती ही नहीं थी। यानी प्राचीन काल में भारतीय संदर्भों के अनुसार आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चाइना को हरिवर्ष कहा जाता था, जो उस जमाने में जम्बू द्वीप के 9 प्रमुख देशों में एक था। यानी उस जमाने में जम्बू द्वीप के 9 देशों में से जो 3 देश थे, जिन्हें हरिवर्ष, भद्रवर्ष और किम पुरुष कहा जाता था, इन तीनों देशों को अगर मिला दिया जाए तो आज के समय में यानी वर्तमान समय में इसको चाइना कहा जाता है। यानी मात्र 500 से 700 ईसा वर्ष पूर्व भी चाइना को महाचीन यानी प्रयाग ज्योतिष का एक क्षेत्र माना जाता था। यानी महाभारत के सभा पर्व में महाभारत वर्ष के प्रयाग ज्योतिष प्रांत का उल्लेख मिलता है। और कुछ विद्वानों के अनुसार ऐसा कहा जाता है प्राचीन काल में असम को प्रयाग ज्योतिष कहा जाता था, और उस समय प्रयाग ज्योतिष राज्य था, उसमें करीबन 8 प्रांत शामिल हुआ करते थे। और इन 8 प्रांतों में से कुछ हिस्से उस जमाने में चाइना में हुआ करते थे। और तो रामायण के बाल कांड में भी प्रयाग ज्योतिष की स्थापना का उल्लेख मिलता है। और वहीं विष्णु पुराण में इस प्रांत का दूसरा नाम कामरूप यानी किम पुरुष के नाम से मिलता जुलता है, जिससे ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि रामायण काल से महाभारत काल तक भारत के असम से चाइना के सिचुआन प्रांत तक के क्षेत्र को प्रयाग ज्योतिष के नाम से जाना जाता था। और इसके सबूत मिलते हैं उस जमाने के चाइना के प्राचीन यात्री से। यानी चाइना के महान यात्री जिनको हेन सांग कहा जाता है, वो अल बरूनी के समय तक प्रयाग ज्योतिष प्रांत प्राचीन काल में असम से बर्मा और सिंगापुर, कंबोडिया, इंडोनेशिया और सुमात्रा तक फैला हुआ था, जिससे ये बात साबित होती है कि ये एक अलग ही क्षेत्र था, जिसमें वर्तमान चीन का लगभग आधा क्षेत्र आता था। तो ये तो बात रही चाइना के विशाल क्षेत्र और उसके नाम की। अब बात करते हैं कि चाइना का भारत से पौराणिक संबंध आखिर क्या रहा है। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस विशाल प्रांत में एक बार भगवान श्री कृष्ण भी गए हुए थे, जब उनकी अनुपस्थिति में शिशुपाल ने द्वारिका को जला डाला था। और महाभारत के सभा पर्व में यह लिखा हुआ है कि हमारे प्रयाग ज्योतिषपुर के प्रवास के काल में हमारी बुआ के पुत्र शिशुपाल ने द्वारिका को जलाया था। यानी पौराणिक उल्लेखों के अनुसार दोनों देशों के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध प्राचीन काल से ही रहे हैं। और उस दौरान में चीन के रेशम का उद्योग पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ करता था। और ऐसा कहा जाता है कि चीन के कारण ही सिल्क रूट का निर्माण हुआ था। यानी चीन का कागज और रेशमी कपड़ा भारत में बहुत अधिक बिकता था, जिसके बारे में महाभारत के महापर्व में कीटज और पट्टज कपड़े का उल्लेख चीन के संबंध में मिलता है। और ये भी कहा जाता है कि युधिष्ठिर के राजसू यज्ञ में अनेकों निवासी, जिनको शक, तुषार, कंक, रोमश के नाम से जाना जाता है, ये सभी गण चाइना से आए हुए थे और भेंट के स्वरूप में अपने साथ रेशमी वस्त्र लेकर आए थे। और ठीक इसी तरीके से चीन का भारत के बौद्ध धर्म से बहुत ही प्राचीन नाता रहा है। या अगर दूसरे भाषा में बात करें तो बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार अगर कहीं हुआ है तो वो चाइना में हुआ है। और चाइना वो कंट्री है जिसने बौद्ध धर्म को एक मॉडर्न चाइनीज रूप प्रदान किया था।
यानी चीन में बौद्ध धर्म का प्रवेश चीन के हांग वंश के सम्राट मिंगती के समय में लगभग 65 ईस्वी पूर्व में इसका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ था। और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसने अपने स्वप्न में गौतम बुद्ध के दर्शन किए थे और इसके बाद उसने भारत में अपने दूतों को भेजकर भारत से बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध ग्रंथों को लाने के लिए भेजा था। जिसके बाद उस जमाने के भारत के भिक्षु धर्म रक्षक अपने साथ अनेकों ग्रंथ और बुद्ध की मूर्तियों को लेकर चाइना पहुंचे थे। जिसके बाद धीरे धीरे वहां पर बौद्ध धर्म की स्थापना होनी प्रारंभ हो गई थी। और इसके बारे में ऐसे सबूत भी मिलते हैं कि जब 4वीं शताब्दी में फाहियान और 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में युवान च्वांग ने भारत भ्रमण करने के बाद बौद्ध धर्म को अच्छे से समझकर हजारों ग्रंथों को लेकर वो यहाँ से गए और व्यापक रूप से चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार उन्होंने ही किया था। और उस जमाने में चाइना के जो बौद्ध थे वो भारत को अपनी पुण्य भूमि और संसार का महान सांस्कृतिक केंद्र माना करते थे। यानी उस काल में भारत चाइना के लिए स्वर्ग से बढ़कर हुआ करता था। और भारत को स्वर्ग और अपना धर्म स्थान मानने का मेन कारण ये भी था क्योंकि उस जमाने में चाइना के एक महान बौद्ध भिक्षु जिनको वो बौद्ध धर्मन कहते हैं वो भारत से चाइना गए थे और उस जमाने में चाइना के लोगों में ज्ञान का विस्तार किया था। यानी अगर बात करें बौद्ध धर्मन के बारे में तो वो एक बौद्ध भिक्षु थे जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनका जन्म दक्षिण भारत के पल्लव राज्य के कांचीपुरम के राज परिवार में हुआ था और वे कांचीपुरम के राजा सुगंध के तीसरे पुत्र थे। और उस जमाने में उन्होंने छोटी आयु में ही अपना राजपाट छोड़कर एक भिक्षु बन गए थे और मात्र 22 साल की उम्र में ही उन्होंने संबोधि को प्राप्त कर लिया था, यानी मोक्ष की पहली अवस्था को प्राप्त कर लिया था। और ऐसा कहा भी जाता है कि बौद्ध धर्म के माध्यम से ही चीन, जापान और कोरिया में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ था। यानी वो लगभग 520 या फिर 526 ईस्वी में चीन में जाकर उन्होंने चीन में धान्य संप्रदाय की नींव रखी थी जिसे उस जमाने में चान्य या फिर छेन कहा जाता था। और कहते हैं कि उन्होंने ही चीन को मार्शल आर्ट और कुंफू की शिक्षा भी दी थी जिसे भारत में कलरीपट्टू के नाम से जाना जाता है। और तो और बौद्ध धर्मन आयुर्वेद के भी अच्छे जानकार थे, यानी उन्होंने ही उस समय चीन के लोगों को महामारी से भी बचाया था। और तो और बौद्ध धर्मन ने ही चाय नामक पौधे की खोज चाइना में की थी और इसकी खोज कर कर चाय का काढ़ा बनाकर पिलाना उन्होंने सिखाया था चाइना को। और ऐसा भी कहा जाता है कि भारतीय गुरुओं में 28वें गुरु थे बौद्ध धर्मन और उस जमाने के उत्तरी चीन के तत्कालीन राजा बूती बौद्ध धर्मन से काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे। और फिर उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि बूती के निमंत्रण पर बौद्ध धर्मन से उनकी पहली भेंट चाइना के नांगकिंग में हुई थी जहां पर वो 9 वर्ष तक रहे थे और वहां पर उन्होंने ध्यान का प्रचार प्रसार किया था। और ऐसे भी सबूत मिलते हैं कि बौद्ध धर्मन के जो पहले शिष्य थे उनका नाम शेंग कंग था जिसको शिष्य बनाने के बाद उन्होंने उसे हुई का नाम दिया था। और इनके शिष्य के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो कन्फ्यूशियस मत का अनुयायी था और उस जमाने में उसके लगभग 500 शिष्य थे। लेकिन वो बौद्ध धर्मन की कीर्ति सुनकर उनके पास आया और फिर उनका वो शिष्य बनकर ही रह गया। और प्राचीन विद्वानों के अनुसार और कुछ खोजकर्ताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल के जो मंगोल, तातर और चीनी लोग थे वो चंद्रवंशी कहे जाते हैं। और इनमें से तातर के लोग अपने को अय वंश का वंशज मानते हैं, यानी जो पूर्वज थे वो प्राचीन काल में चंद्रवंशियों के पूर्वज थे जिसके कुल में ही कुरु और कुरु से कौरव हुए थे। यानी इसी आयु के वंश में ही सम्राट यदु हुए थे और उनका पुत्र हय हुआ था। और चीन लोग इसी हय को हयु कहते हैं जिसे अपना पूर्वज वो मानते हैं। तो ये सभी जितनी भी हमें पौराणिक जानकारियां मिलती हैं या फिर जो भी पौराणिक इतिहास रहा है चाइना का, ये दिखाता है कि भारत से इसके संबंध कितने मधुर हुआ करते थे प्राचीन काल में। या फिर कहें कि एक समय प्राचीन काल में भारत का भूखंड कितना बड़ा था और ऐसे ही नहीं भारत को जम्बूद्वीप कहा जाता था। लेकिन बदलते समय के साथ साथ और विकसितता के साथ साथ और बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ साथ मनुष्य का ही दुश्मन बनता गया और धीरे धीरे ये दुश्मनी द्वीपों में बटी, फिर उसके बाद देशों में बटी रह गई है। तो आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।